विटामिन डी की बात करें तो सबसे पहले उसकी एक्टिव फॉर्म आ जाती है कि 125 डाई हाइड्रोक्सीकोलिक एल्सिफेरोल, जिसमें कैल्सिट्रायोल कहते हैं, इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। यही वो चीज़ होती है जो कि कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करी होती है। यही वो चीज़ होती है जो कि अंदर जाके जीन इंट्रैक्शन करके जो है एक्सप्रेशन जीन एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर रही होती है। हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये एपिडर्मिस के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है, एपिडर्मिस के अंदर, क्योंकि सनलाइट पड़ती होती है, इसकी कन्वर्जन होती है। डाइट की बात करें तो एगोकैल्सिफेरोल जो होता है विटामिन D2 जो कि प्लांट्स, जबकि कोलिकैल्सिफेरोल विटामिन D3 एनिमल से हमें मिल रहा होता है। इसके अलावा डाइटरी विटामिन डी जो होता है वो कोइलोमाइक्रॉन्स के अंदर पैक्ड होता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है सबसे पहले 2 दफ़ा। पहले तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरोल की, ठीक है। तो इस फॉर्मेशन के दौरान 2 दफ़ा हाइड्रोक्सिलेशन हो रही होती है, एक बार लिवर के अंदर, एक बार किडनी के अंदर। अब अगर हम देखें कि किस तरह हो रहा होता है तो हमारे पास सबसे पहले अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज आके 7 डीहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो कि इमीडिएट प्रिकर्सर है विटामिन D3 का, कोलिकैल्सिफेरोल का, उसमें कन्वर्ट कर देती हैं। अब ये विटामिन D3 तो बन गया, बट इट्स नॉट द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। तो एक्टिव फॉर्म की फॉर्मेशन के लिए फर्दर जाएगा लिवर के अंदर। कोलिकैल्सिफेरोल से बनेगा कैल्सीडायोल, 25th पोजीशन पर हाइड्रोक्सिलेशन होगी, 25 हाइड्रोलेज एक्ट करेगा। स्टिल इट्स नॉट द एक्टिव फॉर्म। वापस हो जाएगा किडनी के अंदर, किडनी में जाए इससे कैल्सीडायोल से कैल्सीट्रायोल बन जाएगा, ठीक है। एंड नाउ इट्स द एक्टिव फॉर्म। अब इसने सारे काम करने हैं, बट द एक्टिव फॉर्म की फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें अपना रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को इनहिबिट कर रहा है ये खुद, यानी इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसकी अपनी फॉर्मेशन कम हो जाएगी। इस रिएक्शन को स्टिमुलेट कर रहा है लो फॉस्फेट, इनकरेज कर रहा है इसको, ठीक है। इसके अलावा PTH जो है उसको इनकरेज करे। क्यों इनकरेज करे? क्योंकि लो सीरम लेवल PTH को इनकरेज करते हैं, PTH इसको इनकरेज करते हैं क्योंकि इसने भी जाके कैल्शियम की जो है कंसनट्रेशन, उसको सीरम लेवल कैल्शियम को मेंटेन करना होता है, ठीक है। अब ये एक्टिव फॉर्म बन गई। अब इसने क्या करना है, जाकर इसने इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर जाकर जीन से mRNA बना के कैल बाइंडिंग डालनी है, जिसने इंटेस्टाइन से आने वाले खाने में से कैल्शियम को बाइंड कर लेना अपने साथ और सीरम में लाकर उसे छोड़ देना है, क्योंकि सीरम कैल्शियम लेवल कम हुआ हुआ है, मसला ही ये है। अब क्या होगा कि बोन से भी कैल्शियम हम निकालेंगे बाहर कि यार सीरम में आओ, क्योंकि सीरम कैल्शियम लेवल कम है। अब PTH जो होगा वो भी खुद भी ये काम कर रहा है, ठीक है। कैल्शियम ट्रायल को भी कह रहा था और खुद भी ये काम करे कि सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ करा रहा है। कैल्सीटोनिन जो है वो PTH का अपोजिट काम करता है, वो सीरम कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ कराता है। यानी अगर हम कैल्शियम के रोल की बात करें तो कैल्शियम सीरम लेवल जब कम, विटामिन D के रोल की बात करें तो सीरम कैल्शियम लेवल जब कम हुआ तो PTH ने सबसे पहले रोल प्ले किया। PTH ने कैल्सीट्रायोल को भी बनवाया, उसने जो था बोन से भी कैल्शियम निकाल के वो सीरम में ला रहा है। रीनल रीअब्जॉर्प्शन की कैल्शियम की, यूरिन के अंदर कैल्शियम सिक्रीट ना हो जाए, और एक्सक्रीशन उसकी कम की, ठीक है। और कैल्शियम की इंट्रासाइनल एब्जॉर्प्शन भी जो आने वाला फूड है उससे ज़्यादा की, ताकि सीरम कैल्शियम लेवल को हम नॉर्मल लेवल पर मेनटेन कर सकें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसकी रिक्वायरमेंट। इसकी रिक्वायरमेंट 15 माइक्रोग्राम पर डे इसका RDA होता है। फैटी फिश और लिवर और एग यूक्स वगैरह के अंदर ही प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिशनल रिकेट्स हो जाती हैं अगर हमारे पास बच्चों के अंदर, और ऑस्टिमुलेशन हो जाता है हमारे पास एडल्ट्स के अंदर। रिकेट्स जो होता है वो उसके अंदर हमारे पास कोलेजन मैट्रिक्स, तो उसकी तो कंटिन्यूड फॉर्मेशन होती रहती है, बट द प्रॉब्लम इज़ विद द मिनरलाइजेशन की मिनरलाइजेशन नहीं हो रही होती है। और ऑस्टिमुलेशन के अंदर भी प्री एग्जिस्टिंग बोन की मिनरलाइजेशन हो रही होती है, बिकॉज इट्स द डिजीज ऑफ एडल्ट्स। और इसके अंदर फ्रैक्चर की ससेप्टेबिलिटी या रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। और वो एरियाज़ जहाँ पर इतना सनलाइट एक्सपोजर नहीं है वहाँ पर विटामिन D सिंथेसिस रिड्यूस्ड होती है। उसके बाद रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी हो जाता है। इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर विटामिन D, द एबिलिटी टू फॉर्म विटामिन D इज़ रिड्यूस्ड, और इसके केस में हाइपरफॉस्फेटेमिया और हाइपरफॉस्फेटेमिया यानी फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगी ना कैल्सीट्रायोल की फॉर्मेशन में, ठीक है। और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के केस में भी यही कंडीशन डेवलप हो रही होती है, फॉस्फेट और कैल्शियम की। टॉक्सिटी की बात करें तो टॉक्सिटी धूप में ज़्यादा देर बैठे रहें तो टॉक्सिटी नहीं होगी, लेकिन अगर इन सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं आप विटामिन D की तो उसकी वजह से टॉक्सिटी ऑफ द विटामिन D हो सकती है, और इसकी टॉक्सिटी के अंदर लॉस ऑफ एपेटाइट, नॉजिया, थर्स्ट, वीकनेस वगैरह के सिम्टम्स अपेयर होते हैं।